तो प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर मीना श्रीवास्तवा जी लखनऊ से मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम कर चुकी हैं। बतौर प्रिंसिपल उस पद से रिटायर हुई हैं और आज हमारे बीच में आप सबको मोटिवेट करने के लिए एक प्रेरणादायक लेक्चर देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने एक लंबे समय तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ज़ूलॉजी के प्रवक्ता के तौर पे काम किया। शी वाज द असिस्टेंट प्रोफेसर, देन शी मूव टू एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और राजकीय डिग्री कॉलेज में काम करने वाले लोग प्रशासन से सीधे जुड़े होते हैं, सरकार से सीधे जुड़े होते हैं। इतने लंबे समय तक आपके द्वारा काम के अनुभव के आधार पर ही आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त होने के बाद आपने कानपुर में और उसके बाद लखनऊ में बहुत अच्छा काम किया। और इस समय आप रिटायर हो चुकी हैं। आपकी बेटी और आपका बेटा, आपका दामाद, आपकी बहू सब अमेरिका में इस समय वैज्ञानिक तौर पे काम कर रहे हैं। और उन दोनों का भी लेक्चर हम मैडम के आशीर्वाद के स्वरूप यहाँ पर करवा चुके हैं, वेबिनार्स में और तमाम जगह पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम अपने यहाँ एक बार एग्ज़ाम लेने भी एसएस कॉलेज में आ चुकी हैं। और हमारा उनका ये एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा कि मैंने उनको बतौर बड़ी बहन के रूप में हमेशा देखा और कोशिश की कि उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। और वो संपर्क हमेशा मेरा उनसे बना रहा, मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करता रहा। और आज सुबह भी जब मैंने आपसे बात की फ़ोन पर और आप तुरंत तैयार हुए, हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से सुबह आप ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आज हमारे बीएससी और एमएससी के बच्चों के बीच, खास तौर से बॉटनी और ज़ूलॉजी के बच्चों के बीच आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप बच्चों के लिए 20-25 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर जो उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हो। और आप एक एनजीओ भी रन करती हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी बच्चों को दें कि बच्चों को उससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। और ये भी बताएं कि बच्चों को दरअसल कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या, और अपने उद्देश्य को कैसे हासिल करना चाहिए। मैं एक बार बहुत विनम्रतापूर्वक डॉक्टर मीना श्रीवास्तव जी, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से प्रिंसिपल के पद पर रिटायर हुई हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अब इस मंच को आपके हवाले करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जितने भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं सारे एक एक मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस मंच इको हो रही है आवाज, मंच के माध्यम से आपके साथ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। और बड़ी खुशी हो रही है कि बार फिर मैं अपने रियल के बीच में हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रहा है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही आप है। लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी। आज मोटिवेशन में मुझे डॉक्टर आदेश ने बताया कि आपके साथ मैं कुछ अपनी बातें तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए मोटिवेशन कुछ भी जिंदगी में, कोई भी आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी काम, कोई भी चीज मोटिवेशन का कार्य कर सकती है। लेकिन जो सफलता के मूल मंत्र हैं जीवन में, उस सफलता के मूल मंत्र के लिए कुछ चीजें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों कि हमें हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हमेशा दूसरों की बातों मीन्स कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपका घर का नौकर हो, आपके टीचर हो, आपके अध्यापक हो, आपके बुजुर्ग हो, आपके सीनियर्स हो, सबकी बातों को, जब तक आप बहुत अच्छे लिसनर नहीं होंगे, बहुत अच्छे लर्नर नहीं हो सकते हैं। तो सफलता का जो पहला मंत्र मैं बताऊंगी वो ये है कि दूसरों को सुनना सीखिए और सम्मान करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में है उन सभी का सम्मान करना सीखें। जैसे कि मुझे मालूम चला आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के या पीजी लेवल के हैं, तो आपने, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों ने जैसे एडमिशन लिया, बीएससी लिया,
बीएससी बायो में एडमिशन लिया या एमएससी में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, एमएससी के किसी भी फील्ड में, लाइफ साइंस के किसी फील्ड में एडमिशन लिया है, तो उसमें एडमिशन लेने से पहले आपने सोचा तो जरूर होगा कि हम एडमिशन क्यों ले रहे हैं या एमएससी करने के बाद हम क्या करेंगे। किसी ने सोचा होगा कि कॉलेज के टीचर बन जाएं, या किसी ने सोचा होगा कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, इसके साथ सीपीएमटी की तैयारी करनी है, या जो भी करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसके लिए सोचा। सही बात है कि नहीं बच्चों? एडमिशन के समय आप सब लोगों ने सोचा होगा कि हमें ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि हम तैयारी करें और एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। तो इस तरीके से सब बच्चों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो जिससे बीएससी में एडमिशन लिया, जैसे हमको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। ट्रेन पर चढ़ने से पहले हम ये निश्चित करना होता है कि हमारा स्टेशन कौन सा है, किस स्टेशन को उतरना है। स्टेशन का मतलब है कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, किस मंजिल तक पहुंचना है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें डिसाइड करना ही का हम टिकट लेते हैं, तभी ट्रेन पे सवार होते हैं। तो आप चाहे बीएससी की ट्रेन पर सवार हुए हों, चाहे एमएससी की ट्रेन पर सवार हुए हों, लेकिन आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारा हाल्ट कहाँ पर है, हमको रुकना क्या है, या हमें इस ट्रेन से कहाँ तक है। तो उद्देश्य तो बनाएं, और जीवन में सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ता है कि हम आखिर जिंदगी से चाहते क्या है। जब तक हमारा उद्देश्य नहीं बनेगा, नहीं सोचेंगे कि हम जीवन में क्या चाह रहे हैं, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उसी जगह पर गोल गोल घूमते रहेंगे और हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे। हमारे नंबर कम आए, ये काम हमने किया या ये नहीं किया, या ये इसमें हमने बहुत मेहनत की, हमारे कम आए, या इसमें हमको फेल कर दिया गया। लेकिन जब आपका उद्देश्य बन जाता है तो उसी हिसाब आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, साधन बनाते हैं, और साधन बनाने के बाद आप ये मेथड तैयार करते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न करना शुरू करते हैं। प्रयत्न की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए गायन में इंटरेस्ट है तो आप प्रयास करना शुरू करते हैं, या जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में पहुंचने के लिए पूरे 99.9% मीन्स 100% पूरा एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। ये आपके सर भी कहते हैं कि कहीं पर भी काम जो भी काम करिए उसको 100% एफर्ट से करिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि चलिए मंजिल की ओर आगे तब तक बढ़ते रहिए, तब तक चलते रहिए जब तक कि मंजिल आप आए। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले उद्देश्य बनाइए, उसके लिए अपना साधन बनाइए और प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए। 100% अपना कीजिए। लेकिन इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो आत्ममूल्यांकन करिए कि हमें कमी कहाँ पर रह गई है। कहा भी है, एक छोटा सा दोहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंगल मुखे प्रविशन्ति मृगाः स्वयं। मीन्स उद्यमेन कि उद्देश्य परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, काम सफल होता है, न ही मनोरथ है। बहुत सारे लोग सिर्फ दिवसों में देखते हैं, सिर्फ सोचते हैं टीचर बन जाना है, मुझे अध्यापक बन जाना है, या मुझे विशेष अधिकारी बन जाना है। सोच तो बहुत ऊंची ऊंची होती है, लेकिन उस सोच के लिए एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। इस वजह से वो उसी सोच के में रहते हैं, और उसके बाद असफल होने के बाद वो अपना जो प्रयत्न है करते हैं, और जहाँ है वहीं पर उन्हीं परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। तो इसलिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट इसीलिए उठाया कि सफलता की जो कुंजी है वो परिश्रम है, और परिश्रम भी वो परिश्रम की चेष्टा होनी चाहिए। परिश्रम तो सब लोग करते हैं। परिश्रम तो घर में बर्तन मांजने के लिए अगर कोई करे वो भी परिश्रम कर रही है, एक रिक्शा चालक है वो भी परिश्रम कर रहा है, एक जो सब्जी बेचने वाला वो भी परिश्रम कर रहा है। लेकिन हर एक के परिश्रम में और हर एक के उद्देश्य में, या हर एक का जो मोटिव है वो अलग अलग होता है। तो परिश्रम में सबसे पहली चीज तो ये, जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, पीजी में एडमिशन लिया है, तो उस परिश्रम में आज आपने पढ़ लिया, आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल एग्जाम देना है, आज पूरी रात जग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में वो बातें रुकेंगी, ठहरेंगी, और उसके बाद वो आपके दिमाग से बातें निकल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो वो आप अचीवमेंट तो कर लेंगे, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए निरंतरता जरूरी है। निरंतरता माने कि कंटिन्यूअस प्रोसेस,
सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सक्सेस जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। आप अगर एक मंजिल पर आप पहुंच गए, मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट में टॉप कर लिया, तो अगला फिर टारगेट आपके पास तैयार है कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस करते जाएंगे और निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आप सफल होंगे। अपने अपने आपके जो सर हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं और क्या बताते हैं कि लगातार आप नई नई चीजें सीखती रहिए। तरह तरह के क्विज करवा रहे हैं सर। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपकी जो मेहनत करने की आदत है, जो कंटिन्यूएशन है सब्जेक्ट के साथ, वो बना रहे। फिर इसके साथ साथ आपका मकसद जो है वो सही होना चाहिए। मकसद मीन्स उद्देश्य जो है वो सही दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। सफल जीवन के लिए, सफलता के लिए आपका मकसद सही होना चाहिए। और वो मकसद कैसा होना चाहिए? सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। सबकी भलाई माने आपकी भलाई हो रही है, आपके परिवार की भलाई हो रही है, परिवार से समाज की भलाई हो रही है, समाज से देश की भलाई हो रही है। मीन्स आप एक अच्छे एजुकेटर बन रहे हैं, या डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। इस दिशा में आने के बाद जो कुछ भी बन रहे हैं, उससे वो मकसद जो है वो आपका कल्याणकारी होना चाहिए। मीन्स की पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देन सक्सेसफुल लाइफ के लिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको संयमी होना बहुत जरूरी है। संयम मीन्स की सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल किस तरीके का है कि आप जो है अवलोकन करें और अपना आत्मावलोकन करें, अपनी कमियों को देखें, उस पर कंट्रोल करें और उतावलेपन से बचें। किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज जैसे जीवन में कभी कभी है जब हमने सोचा उसी समय नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त होती, थोड़ा उसमें समय लग जाता है। लेकिन उस बीच के जो समय है, समय अंतराल है, उसमें हमको संयम रखना चाहिए, उतावलेपन से बचना चाहिए, धैर्य और संयम का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। बच्चों, आप सबने देखा होगा सबके जीवन में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। अवसर सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उन अवसर को कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग उसको कैच कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अवसर हर एक के जीवन में आता है, हर दिन आता है अवसर, लेकिन हमारे अंदर जो संयम की कमी है या हमारे अंदर विवेक की कमी है, तो हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए हर एक पेशेंट एक अपॉर्चुनिटी है। शिक्षक के लिए हर एक स्टूडेंट एक अपॉर्चुनिटी है। वकील के लिए या जो लॉयर है, जो जज हैं, उनके लिए हर एक केस एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? जितने भी हम जिस भी फील्ड में चाहे काम कर लें, हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी आती है, प्रतिदिन आती है। लेकिन अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लें, अच्छी तरीके से समझ लें, तो वो अपॉर्चुनिटी ही जो है हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसीलिए कभी भी हमको अपॉर्चुनिटी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिल रही है, या कुछ अच्छा, कुछ नया करने के लिए मिल रही है, या कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर करना चाहिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी आप अवेल करेंगे, तो आगे चल करके छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी से जो कुछ आपने सीखा है, वो आपके जीवन में सीढ़ियों का काम करेगी और आपको आगे चलने में सफलता देगी, सफल बनाएगी। इसमें जो जो हमारे लिए अवसर हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जो जो अपॉर्चुनिटी, सफलता, जो अवसर मिल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमको क्या है? दक्ष बनना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है कि सबसे पहले हमने क्या किया है? सुनना सीखा, उद्देश्य को हमने अपने बनाया, परिश्रम किया, परिश्रम को कंटिन्यूअस किया, मकसद बनाया, पॉजिटिविटी से सोचा और सेल्फ कंट्रोल रखा, और उसके बाद दक्ष बना। दक्ष बनना माने कि स्किल, कोई भी काम आप करिए, चाहे वो लैब का प्रैक्टिकल हो, लैब में प्रैक्टिकल करना हो, या कहीं कोई कला सीखनी हो, चाहे वो म्यूजिक का फील्ड हो, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे कंप्यूटर का फील्ड हो, सॉफ्ट स्किल हो, जो भी स्किल है, उस स्किल को आपको आज के जो ग्लोबल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, उस ग्लोबल लेवल पर अपने आप को खड़ा रखने के लिए, अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल के लिए क्या है कि जब भी कोई स्किल सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको आगे से आगे बढ़ करके आत्म मूल्यांकन करके और उसको सीखना पड़ेगा।
और स्किल कब आएगी? स्किल स्किल के लिए कब आप मोटिवेट होंगे? जब आपके अंदर क्या होगा? जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा मीन्स कि लर्न करने की, सीखने की इच्छा होगी। जब आप सीखने की अपने अंदर इच्छा रखेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, तभी सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप निल या डल रहे या सीखने की जिज्ञासा नहीं, इच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जिस एज में आप लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस एज में और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डाइवर्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट भी होते हैं। लेकिन उस डाइवर्जन को अपने संयम के द्वारा रोक करके जब आप जिज्ञासु बनेंगे, तभी आप रास्ता खोजेंगे कि इस चीज को जानने की इच्छा है, तुम कैसे जाने। और जब कैसे सवाल आएगा तो उस कैसे के जवाब में आप उस स्किल के अंदर घुसेंगे, देखेंगे और उसके वैल्यूज को समझेंगे कि ये हमारे कब और कहाँ काम आ सकती है, तब आप उसको सीखेंगे। तो गोल सेटिंग के साथ साथ एक बार में जैसे गोल तो सेट किया, लेकिन जैसे जिज्ञासु बहुत सारे स्किल हैं, खाली सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लेना ही हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। हमें अपना एक बार में एक ही गोल सेट करना है। मान लीजिए कि कंपटीशन आपका गोल है, तो आप कंपटीशन अगर सेट कर रहे हो गोल का, तो आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट लेकर के हमें आगे कंपटीशन देना है, उन सब्जेक्ट के साथ अपना समय व्यतीत करना, उसके साथ हमको उस सब्जेक्ट में स्किल हासिल करनी है। और अगर एक साथ कई गोल इकट्ठा कर लेते हैं, ये नहीं कहते इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ये होता है कि एक साथ 10 नाव में पैर रखने से सफलता नहीं मिलती है। मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, लेकिन जब गोल डिसाइड करें तो एक समय में एक गोल डिसाइड करेंगे तो हम उस पर अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। और अगर हम फोकस नहीं है तो फिर हम 100% अपना एफर्ट उस गोल की तरफ नहीं दे सकते हैं। और आज के युग में बच्चों, हम हमारी पहले पुराने जमाने में हमारे मदर फादर या और लोग कहा करते थे कि हार्ड लेबर इज द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे जाते थे, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। हम भी यही कह रहे हैं कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हार्ड के साथ साथ स्मार्ट लेबर, स्मार्ट वर्क सफलता विशाल की आ रहा कुंजी है। आज के कंपटीशन के युग में खाली हार्ड लेबर ही नहीं, हार्ड है के साथ विशाल साथ स्मार्ट लेबर ही सफलता की कुंजी हो सकता है। ऐसे सब्जेक्ट में देख लें, कंपटीशन की तैयारी में देख लें, कहीं भी। मैं अपने यहाँ पर मैं अपनी बच्ची का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि उसने गोल सेट क्या किया कि हमें 90% प्लस में मार्क्स लाने हैं। अब 90% प्लस में मार्क्स लाने हैं तो वो छोटी क्लास से ही कि हमें 90 से नीचे समझौता नहीं करना। वो बड़े-बड़े कागज में लिखती थी, मोटे स्केच पेन से लिख करके और अपने स्टडी टेबल के सामने अगल-बगल कमरे में चिपका लेती थी। और जब भी पढ़ती रहे तो उसकी निगाह हमेशा सुबह-शाम उठते-बैठते उन पेपर्स पे जाती थी। खासकर बोर्ड के एग्जाम के पहले ज़रूर, एग्जामिनेशन के पहले ज़रूर, कि हमको ये जो भी चीज़ चाहिए वो आँख के सामने आते रहना चाहिए। बार-बार जब आँख के सामने वो आता था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसने ये लिखा और उस पे कमिटेड रही, और जितनी चीजें हमने अभी बताई वो सब फॉलो करती रही, एंड शी गॉट 90% इन द इंटरमीडिएट। 93% अच्छे मार्क्स मिले। मीन्स 90 क्या, आप अब तो 98% तक भी नंबर मिलते हैं। मैं नंबर को ये नहीं कह रही कि नंबर ही सफलता की कुंजी है, लेकिन आप ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि उसमें फोकस करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। अब एक ही चैप्टर को आप सुबह से शाम तक किताब लेकर के बैठे हुए पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग लगा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या फायदा। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसके पॉइंट्स बनाइए और उसको विजुलाइज करिए, जिससे कि वो चीजें आपको समझ में आए। तो हार्ड और स्मार्ट वर्क दोनों ही जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग तो जीवन का मूल मंत्र है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी अपनी फैमिली लाइफ के क्षेत्र में हो, और चाहे वो सोशल लाइफ के क्षेत्र में हो, अपने वर्क प्लेस पर हो। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है तो हम कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते। अगर हम हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हम जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और अगर आपको जीवन में दिया जाए कि सक्सेस चाहिए कि हैप्पीनेस चाहिए, तो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति हैप्पी है उसको सक्सेस सक्सेस जरूर मिलेगी। तो हैप्पीनेस को पहले चुनना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस लाइफ का मूल मंत्र है। अगर आप चाहे जितना पैसा कमा लें, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, आप खुश नहीं है, तो फिर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आप कल के नागरिक हैं,
आज कल आने वाले भारतवर्ष का भविष्य है आप। तो आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, सक्सेसफुल रहने के लिए लाइफ में आपको फोकस्ड रहना है, परिश्रमी रहना है और आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है। मेरी इतनी उम्र हो गई, 3 साल मुझे रिटायरमेंट को हो गए हैं, लेकिन आज भी सीखने की लालसा कम नहीं हुई है मेरी। आज भी मैं सीखती रहती हूँ, नई-नई चीज़ें सीखती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ एक टीचर के लिए स्टूडेंट से अच्छा जज कोई नहीं हो सकता है। और टू बिकम अ लर्नर, अगर बहुत एक टीचर बहुत अच्छा लर्नर है, तो वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। तो हमेशा जीवन में सीखने की इच्छा को बलवती बनाए रखना चाहिए। देन जब आप करियर की लाइन में ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं, वन स्टेप बाय स्टेप, तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब सफलता उतनी जितना आपने सोचा उतनी नहीं मिलती है, तो निराशा होती है मन में और कुंठा आ जाती है कभी-कभी कि लो मैंने इतना मेहनत किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेहनत का क्राइटेरिया क्या है। कितना पढ़ना है, कितना तैयार करना है, जो हमने आंसर्स लिखे हैं, उस आंसर्स में कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमने नहीं लिखे हैं या जो हमने लिखे हैं लेकिन हमको मार्क्स फिर भी कम मिले हैं। तो इन सब चीजों में आत्म मूल्यांकन और एनालिसिस की बहुत जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपको अपने टीचर से या जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनसे हमेशा डिस्कस करते रहना चाहिए। तो इसमें धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। धैर्य मीन्स पेशेंस। पेशेंस भी सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप जब भी आप सक्सेस नहीं हुए हैं या फेल्योर हुआ है लाइफ में, अगर फेल्योर हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। फेल्योर हुए हैं तो काबिलियत में कमी नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत में कहीं कमी रह गई है या मेहनत करने की जो हमारी जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसमें कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से हमें फेल्योर मिला। तो फेल्योर के बाद अगर गिरे हैं तो उठना सीखिए और जो चुनौतियां सामने आई हैं, सिलेबस बदल गया है या जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल गया, उस चुनौती को स्वीकार करिए और दुगनी उत्साह से जुट जाइए अपने मोटिव की ओर, अपने मंजिल की ओर। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, कि पढ़ते तो हैं हम। जैसे मान लीजिए जूलॉजी सब्जेक्ट को ही ले लें, मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट रहा है, बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली और उनको पूरा पूरा याद हो जाता है। डायग्राम लेबलिंग से लेकर के सारी चीजें रख लेते हैं। फिजियोलॉजी है तो उसका पूरा जो चार्ट डायग्राम है वो भी फ्लो चार्ट है वो भी याद हो जाएगा, लेकिन उसको समझते नहीं, सेलुलर लेवल पे वो क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं वो समझना नहीं चाहते हैं। तो एनालाइज करके अगर पढ़ना सीखिए, एनालिसिस, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी एनालिसिस करना सीखिए। एनालिसिस कर करके अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा चैप्टर सारे हमारे खत्म हो गए, तो उसको एनालाइज करिए कि प्रोटोजोआ में क्या पढ़ा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जितने भी फाइलम्स आपने पढ़े, हर एक फाइलम से डिफरेंट लार्वल स्टेजेस हैं, तो आपने उसको अलग अलग एक एक चीज को एनालाइज कर करके और उसके फ्लो चार्ट या अपने डायग्राम के सबकी अलग अलग पद्धति होती है, उसके हिसाब से बना करके आप याद करिए, देखिए और समझिए और मैडम मैं प्रैक्टिकली उसको मैडम जब मैं आप देखें और समझ पढ़ेंगे तो मैडम मैं आपको कभी भी मैडम मैं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कुछ जी सर। कहना, ये बच्चे, हमारे यहाँ लोग बच्चों को समझा देते हैं कि बायोलॉजी हैज़ नो स्कोप। नो नो सर, बायोलॉजी का तो बायोलॉजी और लाइफ साइंस के बिना तो लाइफ ही नहीं है, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। हम कहते हैं बायोलॉजी नो स्कोप, क्योंकि बायोलॉजी को ठीक ढंग से हम समझे ही नहीं अभी तक। हमने बायोलॉजी को ढंग से समझा ही नहीं। जी आप जी इकोनॉमिक जूलॉजी तो पढ़ा रहे हैं ना सर? जी जी इकोनॉमिक जूलॉजी में कितना स्कोप है, और आज के समय में जब छोटे छोटे लघु उद्योग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगाइए, छोटी छोटी इकाइयां लगाइए, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, फंडिंग एजेंसीज खुली हुई है, गवर्नमेंट ने खोल दी, फंड्स दे रहे हैं, तो क्यों जूलॉजी में आप एक्वाकल्चर में देख लीजिए, जूलॉजी में ही तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी उसी में आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी उसी में आ जाती है। देन जूलॉजी में आपने देखा सबसे ज्यादा तो ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्टा में आपने देख लिया, प्रॉन इंडस्ट्री का आ गया, फिश एंड फिशरीज का आ जाता है, पोल्ट्री का आ जाता है, देन एपीकल्चर है, लैक कल्चर है, इतने सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अब
तमाम सारी ऐसी एजेंसियां आ गई जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स दे रही हैं और ट्रेनिंग्स दे करके वो सक्षम बना रही है कि आप खुद भी अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। तो पढ़ा जो आज आपने थ्योरेटिकल ज्ञान अर्जित किया है उसके साथ साथ मैं ये जरूर चाहूंगी कि छोटी छोटी सी ट्रेनिंग के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर गेन करें, जिससे कि कंपटीशन तो आप दीजिए लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब भी आप बीच में गैप होगा कि उस पीरियड में हमने कुछ नहीं किया, उस पीरियड में कुछ ना कुछ करते रहिए। और सब्जेक्ट का की जो इम्पोर्टेंस है वो भी मैं शेयर करूंगी। अभी मैं आपके सब्जेक्ट पर भी शेयर करूंगी कि आप अपने सब्जेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से विश्लेषण करिए, परिस्थितियों को समझिए और कृतज्ञ बनिए। हमेशा जो है धैर्य के साथ साथ कृतज्ञता भी बहुत जरूरी है। सोच विचार करके निर्णय लीजिए। जो भी सब्जेक्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें सोच विचार करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद सही गलत का विचार करने के बाद तब निर्णय लीजिए। देन बच्चों एक बात और, एक पॉइंट सामने आ रहा है कि सही समय पर सही कार्य करते रहना भी जीवन के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सबके पास 24 घंटे होते हैं। सभी ने जनरल, आप लोगों ने भी सब जगह कोटेशन पढ़ा होगा कि एक मजदूर को भी 24 घंटे दिया गया है और अंबानी और टाटा बिरला के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और एक मजदूर है जो रिक्शा चलाता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन अवसर को पहचान करके टाइम मैनेजमेंट के साथ, जो समय के साथ साथ अपग्रेड होता रहा है, वो आगे बढ़ता चला गया, सीढ़ियां दर सीढ़ियां आगे बढ़ता चला गया है और सक्सेस उससे उसकी तरफ खुद आती है। वो सक्सेस के लिए जब वो कोशिश करता है तो टाइम मैनेजमेंट उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है सक्सेस के लिए। टाइम मैनेजमेंट करने से व्यक्ति की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी सब बढ़ती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किया है तो उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने गोल तक जल्दी से और आसानी से पहुंच सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी व्यवहारिक नॉलेज भी बढ़ाना चाहिए। जीवन में खाली किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चल रहा है। अब इस ग्लोबल लेवल पर सिर्फ किताब पढ़ करके, क्योंकि अब तो विदेशों में तो ऐसा भी हो गया कि आपको किताबें और पूरा लिटरेचर सब दे दिया जाएगा, तब आप क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख सकते हैं। नकल वकल का कोई फंडा नहीं है। तो व्यवहारिक नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी आपको अपने विषय से संबंधित या आपके आसपास के एनवायरनमेंट से संबंधित व्यवहारिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे अब हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शहरों में पैदा हुए हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, गैस का खाना खाते हैं, तो उन्हें अपने ग्रेड्स पहचानने नहीं आते हैं। उनसे पूछो अलसी क्या होती है, नहीं बता पाएंगे। ज्वार क्या होता है, नहीं पहचान पाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको दालों की नॉलेज नहीं होती कि कौन सी दाल है, कौन से ग्रेन्स हैं या कौन सी वेजिटेबल्स हैं। तो ये व्यवहारिक नॉलेज भी बहुत जरूरी है, अपने सब्जेक्ट की भी और आसपास के एनवायरनमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। देन अब आता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भेड़ चाल में मत बढ़िए। अगर जिस तरफ 20,000 लोग जा रहे हैं तो सिर्फ भेड़ चाल, अब कैपेसिटी तो है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है नहीं करेगा, बट एक बार एनालिसिस जरूर करिए कि यहाँ पर 10 लाख लोग जा रहे हैं, उसी दिशा में हम भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी के जो चांसेस हैं वो 10 लाख में एक होगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट या इनोवेटिव अगर हम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, मौलिकता लाइए अपनी सोच में, तो जो इनोवेशन होगा, जो मौलिकता होगी, उसमें आपको थोड़ा सा विरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अकेले किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो पहले शुरू में तो सब लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या चुन लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, और इसमें अभी कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा है काम, मान लीजिए प्रॉन प्रॉन फिशीज है। अब प्रॉन के बारे में आपने पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कैसे होगा, तो मान लीजिए कि सी मैप में और जगह पर जहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है, आपने प्रॉन के बारे में पढ़ा, समझा, और या उसका कल्चर कैसे होता है, या फिशी कल्चर कैसे होता है, उसके बारे में समझा। फिर किसी तालाब का पट्टा ले लिया और वहां पर प्रॉन कल्चर किया, तो प्रॉन कितना महंगा बिकता है। और तो शुरू में रोकेंगे, क्या है, इतना पढ़ाया लिखा है, बीएससी एमएससी कर लिया, अब ये प्रॉन के लिए कल्चर में जा रहे हैं, प्रॉन कल्चर सीख रहे हैं, या मधुमक्खी पालन का काम कोई छोटा नहीं होता है। बस उस काम को एक्सीलेंस तक आपको ले जाना है, तभी दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। दुनिया दुनिया
हमेशा आप जो भी कुछ भी अच्छा करने चलेंगे तो पहले तो अगेंस्ट रहेंगे, लोग रोकेंगे, मना करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके जब आप 2-4 सीढ़ी सक्सेस की आगे बढ़ जाएँगे, तब वही लोग आपके काम की तारीफ़ करने लगेंगे। तो उस काम को जो सफल आगे बढ़ने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ऊँचा अपना नाम किया, नाम कमाया है, वो लोग काम वही करते हैं। ब्राउन कल्चर सब जगह हो रहा है, प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से अगर लोग कर रहे हैं, उससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, देश-विदेश में नाम हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे आप मार्केटिंग कुछ करते हैं, तो उसमें आपको क्या है कि रिकॉग्निशन मिलता है और रिकॉग्निशन के लिए हर आदमी लालायित होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें रिकॉग्निशन मिले और रिकॉग्निशन जब मिलने लगता है, तो जैसे मान लीजिए कि स्वरोजगार के लिए ग्रेजुएशन कर लिया, सब सारे लोगों को तो गवर्नमेंट की नौकरी भी नहीं मिल पाती, इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है, रास्ता लंबा है, कॉम्पिटिशन्स देने हैं, निकलने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो स्वरोजगार के लिए सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि किस चीज के लिए स्वरोजगार करें, किस चीज का स्वरोजगार, अपना रोजगार करेंगे तो किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, खूब अपने आप को समय दीजिए, एनालाइज करिए, देखिए उसके स्कोप को देखिए और उसके बाद उस फील्ड में घुस करके देखना चाहिए। अब मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मैं ज़ूलॉजी की टीचर रही हूँ, हमेशा ज़ूलॉजी पढ़ाया और गवर्नमेंट की जॉब में रही, उसके बाद एज़ ए पीजी प्रिंसिपल में रिटायर हो गई। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट मुझे बहुत बहुत अच्छा नहीं लगा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या उसमें जा करके पढ़ाना या इतना टाइम कुछ अपने हिसाब से करने का सोचा। तो कोविड के टाइम में मुझे लगा कि बहुत सारे जो शिल्प है या कारीगर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। लोग अब कोविड टाइम में तो ये है कि बस 2 वक़्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है, बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स की जॉब छूट गई, बहुत सारी जगह पर सैलरी बहुत कम हो गई। मतलब इकोनॉमिकली सोसाइटी बहुत नीचे आ गई। बहुत समाज में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई। आप सबके आस-पास अड़ोस-पड़ोस में भी हुआ होगा, रिश्तेदारी में हुआ होगा, देखने सुनने को मिला होगा। तो मैंने सोचा कारीगरों को इकट्ठा किया जाए, ये मेरा फील्ड नहीं था। लेकिन जब इस फील्ड में जा कर के मैंने देखा, उसकी बारीकियों को समझा, वही कहना जिस चीज़ में घुसो, जिस भी चीज़ में काम करना चाहते हो, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी, पूरा लिटरेचर देखिए, उसका पिछला 10 साल, 20 साल का देखिए, स्कोप देखिए कि कहाँ से वो काम शुरू हुआ और हमको किस दिशा में जाना है। किसी भी दिशा में जाना या किसी भी फील्ड में काम करना और अपना स्वरोजगार करना किसी थीसिस लिखने से कम नहीं होता है। उसको बहुत आसानी से लोग ले लेते हैं कि अरे हमने तो एक बनिया की दुकान खोल ली या एक मॉल खोल लिया चल गया, 2 साल 4 साल मॉल चला उसके बाद बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपने उसकी पूरी एनालिसिस की ही नहीं। मार्केट की डिमांड क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में जो वेजेस हैं वो क्या है? कितने लोगों की जरूरत होती है? कितना स्ट्रक्चर चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितनी फंडिंग चाहिए, कितने दिनों का हमें रोलिंग मनी चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आपको फाइनेंशियल लेवल पर, सोशल लेवल पर और जो है ये क्वालिटी के लेवल पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, ये सारी फील्ड में आपको अच्छी तरीके से होमवर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जब पूरी चीजें आप सीख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस रोजगार में अब हमारा अगला स्टेप कैसे होना चाहिए। तो बिना ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो आपके एग्जाम के लिए हो और चाहे आपको कोई स्वरोजगार करना हो या किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट नहीं है तो आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज द की टू सक्सेस, कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि हमको पूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से लेकर के और सोशल एनालिसिस तक करनी पड़ेगी स्वरोजगार बनाने के लिए, तभी हम आर्थिक स्थिति और सारी चीजों का पता करके आगे बढ़ेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि एकला चलो रे, सबने सुना है, एकला चलो रे, एकला चलो रे जो है वो नए भारत के निर्माण की कुंजी है। मीन्स कि अब जो नया भारत है वो झुंड नहीं चल रहा है। नए भारत के जो भारत का नवीन भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें किसके पास, किसी के पास कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने
अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और नए भारत के निर्माण में देश विदेश में अपने देश का नाम करने के लिए, अपने टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए, चाहे वो कुम्हार का छोटा सा काम हो, कुम्हार पॉटरी बना रहा है उसका काम हो गया, चाहे वो स्किन का काम हो, हॉर्न का काम हो, या कोई चीज एक्सपोर्ट करने का काम हो, जो भी काम है, इस काम के लिए आप जब सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और अब आप जॉब टेकर न बने, जॉब सर्चर न बने कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं या आपको गवर्नमेंट जॉब दे, बल्कि मैं तो ये आपको मोटिवेट करूंगी कि आप और 100 लोगों को जॉब दीजिए। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, इस तरीके से बनाइए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद अपने आप को 1-2 साल समय दीजिए और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की पूरी एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़िए और जॉब क्रिएटर बनिए, लोगों को जॉब दीजिए। आप खुद जॉब के लिए ना परेशान हुए, बल्कि अपने अंडर में 1 आध साल थोड़ा स्लो रहता है ग्राफ, लेकिन अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ जो है सक्सेस का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए पहले सोचें और उसके बाद एक्शन लें। जॉब अगर करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जोखिम उठाने की हिम्मत भी रखिए, क्योंकि जो भी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं उसमें कभी कहीं कोई भूल चूक हो गई, या जैसे कोविड आ गया बीच में, किसी ने सोचा था कभी कि जो है कोविड-19 शुरू हो जाएगा और साल भर से सारी सब चीजें अपनी जगह पर रुक जाएंगी और हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन बात करेंगे। तो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, पर उन परिस्थितियों में अगर कुछ नुकसान हो रहा है या थोड़ा सा हमारा बिजनेस डल हो रहा है या जो भी हम काम कर रहे हैं वो डल हो रहा है, तो उसमें अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, हिम्मत रखे रहना है। और हिम्मत अगर है, आपके अंदर हिम्मत है, तो तरक्की जो जो आपकी जो फेल्योर हुई है या जो आप पिछड़ गए हैं उसको अपनी तरक्की का औजार बना लीजिए। जो आपकी फेल्योर हुई है उसी को अपनी तरक्की का औजार बनाइए। और उसमें जैसे अब इस समय कोविड के समय में आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी छोटी छोटी सी एजेंसियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया और कई ऐसी एजेंसियां हमारे टच में आई जिन्होंने 10,000 मास्क रोज बनाने शुरू कर दिए। एक शेड ले लिया, गोडाउन ले लिया और उसमें डिजाइन बनाई और कहाँ किस तरीके के मास्क की डिमांड है, डिमांड के हिसाब से मास्क बनाना शुरू कर दिया। तो जो भी जोखिम आते हैं उनको अपनी तरक्की का रास्ता बना लीजिए। मैडम लेकिन कुछ आपको ये भी सर्च करना है, हेलो काम करने जा रहे हैं उस काम को हेलो उसको हम एंजॉय करें, बोझ की तरह ना करें। हेलो जी मैडम। जी हाँ जी सर। मैं मैडम हालांकि आपको रोकने का मन नहीं कर रहा, आप इतना अच्छा बोल रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल ले लिए जाएं बच्चों से, अगर आप इजाज़त दें तो। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैडम से पूछिए। जी लास्ट में बच्चों मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कंप्यूटर स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये इस तरीके के कुछ कोर्सेज हैं जिस पर आप लोग जरूर ध्यान केंद्रित करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर स्किल तो मस्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, कंपलसरी, चाहे आप जिस फील्ड में जाएं। और राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग बनना है आपको, समय की मांग है, इसलिए टेक्नो सेवी होना है और सोशल नेटवर्किंग के सहारे आगे जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको आपको अवेल करना है। हाँ बच्चों, किसी को कुछ सवाल पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहता है मैडम से? बिल्कुल, यू आर फ्री टू आस्क। यस मैम। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अपना नाम और क्लास बताओ। Yes, ma'am. My name is Surbi Mishra, and my question is, ma'am, that how we increase our willing power and self-confidence? इनका क्वेश्चन ये है मैडम कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बेटा किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मुझको थोड़ी देर पहले बताया गया कि आप बोलिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको किसी भी जिस भी सब्जेक्ट पर बोलना है या बात करना है या कहीं सोसाइटी में भी खड़े होना, तो आपको उस विषय पर जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस के लिए आपके अंदर नॉलेज होना जरूरी है और नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा।
और क्या पूछा बेटा? विल मैम विलिंग पावर। विल पावर कैसे बढ़ाई जाए? विल विल पावर कैसे बढ़ाई जाए? विल यस पावर मैम, ये वो कि बढ़ती ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैम 1-2 घंटे मतलब और भी ज्यादा पढ़ पाऊँ कि, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। मतलब आधा घंटे से ऊपर मतलब वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो इतना मतलब सब कुछ ऐसे ही सब होता चला जाता है, मतलब कि बैठ ही इसी नहीं के पाती हूँ मैं। हाँ बेटा, पहले चीज तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है और दूसरा फोकस करना है। जब आप ये सोचेंगे, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, अगर गोल सामने है हमारा कि हमको ये चीज चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फोकस करिए अपने आप को। फोकस मीन्स कि मान लीजिए कि एग्जाम में हमारा सिलेबस पूरा रखा है, एनालाइज किया और उसको सामने लगा करके रख लिया है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आई एम श्योर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपनी पढ़ाई के लिए फोकस रहिए और टाइम बाउंड ऑब्जेक्ट बनाइए। टाइम बाउंड ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कभी हम होता है ना, अरे आज घर में चलना और ये वाला तैयार करना, ये चैप्टर सर ने कहा है कल पढ़ के आना, लेकिन चलो पीछे बैठ जाएंगे, क्या है सर, और सिर नीचे झुका लिया, सर ने और लोगों से पूछ लिया, हमसे नहीं पूछा या अवॉइड कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को देंगे, तवज्जो देंगे और आप फोकस करेंगे कि नहीं हमें कल जाना, टाइम बाउंड है कि मेरे पास यही 2 घंटे हमको करना है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तब टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए, नहीं तो कल पर टल जाता है। आज नहीं तो क्या हो, कल बना लेंगे नोट्स, कल हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहता है। तो जी जी आपको फोकस रहना पड़ेगा और टाइम। जी, बिल्कुल सही। और कोई नेक्स्ट? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीबॉडी? बीएससी या एमएससी से किसी किसी को कुछ पूछना हो? देखिए बच्चों, एक टिप और हम देंगे आपको कि हम जो सुनते हैं उसको समझते हैं। जो सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गाने हैं या सोसाइटी में बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं, उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा याद रहता है। कही हुई बात जल्दी भूल जाती है, लेकिन देखी हुई बात है वो याद रहती है। लेकिन वो देखी हुई बात को अगर हम थोड़ा सा लिख लें, नोट कर लें, तो वो समझ में आ जाता है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है कि जब मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो उसको मैं लिखती जरूर हूँ। खास खास पॉइंट्स के लिए एक डायरी जरूर बनाइए और उसमें नोट करते जाइए। जो चीजें आपको अच्छी लग रही है या जो चीजें नोट करने लायक हैं, उनको आप नोट जरूर करिए, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। लिख कर कहते हैं कि आप बहुत पुराना स्टाइल हो गया है और डायरी में क्या लिखना, लेकिन आज भी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो अपने इंप्रेशन ब्रेन पर छोड़ता जरूर है, और जब आप उसको याद करना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, याद हो जाता है, तो समझ में आता है। तो इसलिए जब भी कभी रात में भी कोई अच्छा आइडिया आ जाता है दिमाग में, कभी कभी बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया, बहुत अच्छी बातें याद आ जाती हैं, उनको आप लिखिए जरूर, वो आपको याद रहेगा। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कोई वो बात नहीं बच्चों, हमको अपना अपना लक्ष्य बना, और लक्ष्य बना लिया है तो पीछे है, या तो काम को अपना पैशन बनाइए, अपना जुनून बना लीजिए, और नहीं तो जो जुनून है उसी को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। सक्सेस का मूल मंत्र तो यही है। चलिए मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया, और ये मैं समझता हूँ कि आपने जितने अच्छे तरीके से इन बच्चों को तमाम बातें बताई, ख़ासतौर से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जो मुझे एक दो तीन बातें जो मुझसे मिलती जुलती लगी, वो एक तो ये कि आप जो भी पढ़ें उसको लिखें, जो सोचें उसको जी लिखें। ये बात मैं भी अपने बच्चों से कहता हूँ, मैं खुद भी उसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत कुछ लिखता भी रहता हूँ। बहुत जल्दी किया। तो इन लोगों को भी लिखना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि हम बजाय जॉब ढूंढने के जॉब गिवर बने, जी हम जॉब 100 लोगों को दे सकें। जी बिल्कुल असली एजुकेशन का तो मतलब बिल्कुल यही है, सर, असली एजुकेशन यही बिल्कुल है सर, कि आप जॉब दे सकें, बजाय इसके कि आप जॉब बिल्कुल ले सर। मांगने जाएं। तो ये जी दो बातें मुझे आपकी बहुत जॉब अच्छी ले लगी। सकेंगे। और मैंने जी आपने अपना जो कीमती समय हमारे बच्चों के लिए आज निकाला और मेरी विशेष प्रार्थना कबूल की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप इतनी अच्छी हैं
कि मुझे लगता है कि आप बोलती रहें और मैं लगातार सुनता रहूं। बहुत बहुत अच्छा आप बोल रही थी। और मुझे जो आप जितना अच्छा बोलती हैं उतना ही अच्छा आपकी बेटियां भी बोलती हैं, बहुएं भी बोलती हैं। तो निसंदेह आपने बहुत अच्छी जो ट्रेनिंग दी है, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आज के इस व्याख्यान से हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक सीखेंगे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और जॉब देने के नाम पर मेरा अपना प्रोजेक्ट भी छोटा मोटा एक चल रहा है, जिसको आगे मैं बृहद रूप दूंगा, जिसमें मैं जॉब छोड़ के और जॉब देने वाला बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं मेरी मेरी इन बच्चों में जी जी, इन बच्चों में भी यही भावना मुझे उम्मीद है कि डेवलप होगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से। और इतना अच्छा लेक्चर आपने दिया ऑनलाइन, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए पुनः पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. And thank you to listening me.